न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में भारतीय टीम को 7 विकेटों से हरा दिया है और अब सीरीज जो है वो 1-1 की बराबरी पर आ गई है। न्यूजीलैंड ने दूसरे मुकाबले में शानदार खेल दिखाते हुए 285 रनों का लक्ष्य 47.3 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। 3 विकेट सिर्फ न्यूजीलैंड को खोने पड़े। यह न्यूजीलैंड भारत में सबसे बड़ा रन चेज जो है वो न्यूजीलैंड ने करके दिखाया। डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के जीत के हीरो रहे। उन्होंने चौका मारकर टीम को जीत दिलाई। उन्होंने 117 गेंदों पर 131 रनों की शतकीय पारी खेली। उन्होंने 11 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा विल यंग ने भी उनका भरपूर साथ दिया और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारत ने 50 ओवरों में 7 विकेट पर 284 रन बनाए। केएल राहुल ने 92 बॉल पर नाबाद 112 रनों की पारी खेली। हालांकि उनकी पारी काम नहीं आई और टीम इंडिया को दूसरे वनडे में हार झेलनी पड़ी। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी है फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड ने एक तरफा जीता है और सीरीज देखिए अब 1-1 की बराबरी पर आ गई है। कैसे इस मुकाबले को देखते हैं, कहां चूक हुई और इंदौर का मुकाबला अब कितना दिलचस्प होने जा रहा है? राकेश जी देखिए, न्यूजीलैंड की टीम को आप कभी कमतर करके आंक ही नहीं सकते। ये बातें हम लगातार कर भी रहे हैं। प्री मैच शो भी जब किया, उसका प्रीव्यू किया था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि पहले मैच में जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने फाइट बैक किया था वहां पर, और अगर अंत में कुछ कैच नहीं छूटे होते तो पहले वनडे इंटरनेशनल में भी कोई भी परिणाम आ सकता था। तो उसी वक्त ये अनुमान लग गया था कि न्यूजीलैंड की टीम लड़ने के लिए तैयार है और वो लड़ी कल दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में। देखिए, अगर आपने जो दूसरा सवाल किया कि कहां चूक हो गई टीम इंडिया से, तो देखिए हार के कारणों की अगर समीक्षा करने जाएं तो पहली बात जो दिखती है वो ये दिखती है कि टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत मिली थी। 70 रनों का ओपनिंग स्टैंड था शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच में, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए और अगले 48 रन जोड़ने में 4 विकेट गंवा दिए अपने। तो यहाँ ये एक हार की बड़ी वजह रही, क्योंकि इन 4 बल्लेबाजों में आप देखिए तो रोहित शर्मा थे, शुभमन गिल थे, श्रेयस अय्यर थे और विराट कोहली का विकेट था। तो 4 टॉप बैटर्स जब आप गंवा देते हैं तो आपके लिए मुश्किलें मिडिल ओवर्स में आनी तय हो जाती हैं और एग्जैक्टली यही हुआ। जो 10 से लेकर 40 ओवर का खेल था, 11 से 40 ओवर का, उन 30 ओवरों में भारतीय टीम सिर्फ 143 रन जुटा सकी। तो मिडिल ओवर्स में सिर्फ 143 रन आना भारतीय हार के लिए जो है दूसरी वजह बनी। इसके अलावा अगर आप भारतीय बल्लेबाजी में ही बात करें तो जो एक और चीज दिखती है वो ये दिखती है कि बल्लेबाजों को स्टार्ट तो मिला, लेकिन केएल राहुल को छोड़कर कोई भी उसे कन्वर्ट नहीं कर सका बड़ी पारी में। देखिए, रोहित शर्मा ने 24 रन बनाए, विराट कोहली के 23 हैं, इसके अलावा जडेजा ने 27 बनाए, नीतीश रेड्डी के 20 हैं। तो स्टार्ट सभी के पास है, लेकिन जो उसको बड़ी पारी में बदलना होता है वो भारतीय बल्लेबाज नहीं कर सके। तो भारत की हार का तीसरा कारण यही है कि अच्छे स्टार्ट को इंडियन बैटर्स बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर सके। ये तो हो गई बल्लेबाजी की बात। अब देखिए कि हार के वजहों की बात कीजिए कि जब आपने जो है 284 रन बनाए तो आपको चाहिए क्या? अर्ली विकेट चाहिए, क्योंकि ये जो पिच थी ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। और मैच के पहले भी जब हम समीक्षा कर रहे थे तो हमने कहा था कि यहां पर 300 प्लस का स्कोर बार बार जो है वो बनता रहा है, रन फेस्ट होगा। लेकिन अर्ली विकेट तो मिल गया भारतीय टीम को। आपको हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने जो है वो विकेट दिला दी, कॉनवे और निकोलस की। लेकिन इसके बाद जो एक पार्टनरशिप हुई वहां पर यंग और डेरिल मिचेल के बीच, उसने मैच को पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, जो दूसरा विकेट गिरा था वो 46 रनों पर गिरा था न्यूजीलैंड का, और उस समय लग रहा था कि टीम इंडिया की स्थिति मजबूत है। लेकिन पार्टनरशिप क्रिकेट में
क्या कुछ कर सकती है वो देखने को मिला, क्योंकि यहां से अगर आप देखें तो 162 रनों की साझेदारी जो है यंग और डेरिल मिचेल के बीच हुई और इस साझेदारी ने भारत को मैच से बाहर कर दिया। तो भारतीय हार की अगर आप चौथी वजह अगर देखें तो ये डेरिल मिचेल और विल यंग की जो साझेदारी हुई वो आपको देखने को मिलता है। हालांकि उसके बाद एक और साझेदारी हुई डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच में, जिसने की मैच फिनिश किया। इसके अलावा डेरिल मिचेल को भारत के खिलाफ खेलना पसंद है और उन्होंने जो है एक बार फिर से जो है शतक लगाया है और उनको रोकना, जब आप इंदौर में जाएंगे तो उनको रोकना भारतीय गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती होगी। अब जो एक और वजह है भारतीय हार की, जो कि सबसे मुख्य वजह मैं मानता हूं, वो ये है इंडियन स्पिनर्स का फ्लॉप शो। ये बातें मैच से पहले भी मैंने प्रीव्यू में कही थी कि इंडियन जो स्पिनर्स हैं उनकी गेंदबाजी ही दूसरे मैच का परिणाम तय करेगी और एग्जैक्टली वही हुआ। क्योंकि जिस तरह से रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे हैं, जडेजा इधर रिसेंट पास्ट में आप देखें तो वो विकेट निकाल पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और जब आप मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं निकाल पाएंगे तब फिर जो है आपके लिए परेशानी बढ़ेगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने स्ट्रैटेजिकली कुलदीप यादव पर कल हमला बोला और उनके 10 ओवर में 82 रन जो है वो लूट लिए। अगर आप कहिए तो ये ज्यादा सही होगा, क्योंकि आप अगर दोनों तरफ के स्पिनर्स का प्रदर्शन देखिए तो ब्रेसवेल ने 10 ओवर में 34 रन दिए, लेनॉक्स ने 10 ओवर में 42 रन दिए और यहां तक कि पार्ट टाइम बॉलर फिलिप्स ने भी 3 ओवर में 13 रन दिए। तो अगर आप देखें तो यहां पर यह दिखता है कि 23 ओवर में न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने 89 रन सिर्फ खर्च किए, मतलब प्रति ओवर 4 रन से भी कम। जबकि अगर आप इंडियन स्पिनर्स की बात कीजिए तो कुलदीप ने जो है 82 दिए और जडेजा ने 44 दिए, मतलब 18 ओवर में इंडियन स्पिनर्स ने 126 रन लुटा दिए। तो जब आपके जो प्रमुख गेंदबाज हैं वो विकेट नहीं निकालेंगे तो इस तरह की परेशानी होगी। तो जो हार की सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जब आप दोनों तरफ के स्पिनर्स की तुलना कीजिएगा तो इस पिच का बेटर इस्तेमाल जो है न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने किया, भारतीय स्पिनर्स बिल्कुल लय में नहीं दिखे। और देखिए ये बात सच है कि न्यूजीलैंड की टीम जब गेंदबाजी कर रही थी तो वो दिन का समय था, थोड़ा ग्रिप था विकेट पर, लेकिन इसे आप बहाना नहीं बना सकते क्योंकि ड्यू फैक्टर उस तरह से प्रभावी नहीं था, या आप कह लीजिए कि प्रभावी था ही नहीं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा बदलाव जो है वो नहीं आया। हाँ, ये बात ठीक है कि शुरू के 20 ओवर में जो है इंडियन बैटर्स के लिए काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वहां पर कुछ धीमी बल्लेबाजी भी हुई, जो सिंगल्स निकलने चाहिए थे वो नहीं निकले। अब जो छठा कारण है भारतीय टीम की हार का वो है भारत की फील्डिंग। जब आप मिचेल जैसे बल्लेबाज का कैच गिराएंगे तो फिर इस हार के लिए आपको तैयार रहना होगा। अब जो आपने तीसरा सवाल किया था कि इंदौर में अब क्या करना है, तो देखिए अगर इंदौर में भारतीय टीम चाहती है कि सीरीज वो जीत ले तो इसके लिए जरूरत है कि अच्छे स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना होगा और मिडिल ओवर्स जो है वो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 11 से 40 ओवर वहां पर अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और गेंदबाजों को वहां पर विकेट निकालना होगा। अगर आप मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं निकाल पाएंगे तो फिर इंदौर में भी परेशानी बढ़ेगी। तो ये कुछ कमियां हैं जिनको दूर करके भारतीय टीम इंदौर में सीरीज जीत सकती है। इस भारतीय टीम में वो क्षमता भी है, बस अपने पोटेंशियल पर खेलने की दरकार होगी। लेकिन फिलहाल न्यूजीलैंड को बहुत बधाई। देखिए बिल्कुल उनकी टीम युवा टीम है, अनुभव की कमी है। तमाम बड़े खिलाड़ी अगर आप नाम लें तो विलियमसन से स्टार्ट करें, टॉम लेथम, सचिन रविंद्र, कोई भी खिलाड़ी यहां पर इस टीम का हिस्सा नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने 9 साल बाद भारत में शिकस्त दी है। तो ये टीम इंडिया के लिए एक झटके से कम नहीं है, उम्मीद से परे है।
तो ऐसे में भारतीय टीम को उम्मीद है कि वो इंदौर में बेहतर प्रदर्शन करेगी और वहां पर सीरीज सील करेगी। चलिए, तो इंदौर पर अब निगाहें टिकेंगी, जहां आखिरी मुकाबला इस सीरीज का खेला जाएगा और भारतीय टीम की कोशिश होगी कि दूसरे मुकाबले में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जाए और 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से इंदौर में कब्जा जमाया जाए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।